नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ममता बनर्जी का तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया है। कहाँ तो खुद वो इंडी गठबंधन को छोड़ के गई थी, हार के बाद वो इंडी गठबंधन में आ गई खुद ब खुद। फिर उन्होंने सबको उकसाया कि आइए मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते हैं, तो लेफ्ट को भी न्योता दे दिया, सभी पार्टियों को दे दिया, अल्ट्रा मॉइस्ट उनको भी कहा, और अब उनको ठेंगा दिखा दिया है कांग्रेस ने भी और लेफ्ट ने भी। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन है कहाँ? है ही नहीं, कहीं दिखाई देता है क्या? शरद पवार क्या किसी उत्तर भारत के किसी राज्य में आकर के किसी गठबंधन सहयोगी के पक्ष में प्रचार करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी की 4 वोट बढ़वा सकते हैं क्या? या ममता बनर्जी अगर दक्षिण के किसी राज्य में जाए या उत्तर भारत के ही किसी राज्य में जाए किसी के चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या 3 वोट बढ़वा सकती हैं? इनका अपने अपने राज्यों में भी असर खत्म हो चुका है। और जो मैंने सवाल किया है ना कि इंडी अलायंस है कहाँ, तो जो इंडी अलायंस के चेहरे थे, उद्धव ठाकरे कहाँ हैं आज की तारीख में? कोई पूछ रहा है क्या उनको? किस हालत में, किस दशा दुर्दशा में पहुंच गए हैं? शरद पवार को आज कोई पूछ रहा है क्या? अजित पवार के बाद उन्होंने हाथ पैर मारे थे कि किसी तरीके से पूरी एनसीपी को फिर से इकट्ठा कर लूं और मैं नेता बन जाऊं और सुप्रिया सुले जो है उसकी फिर चल जाए। उनकी जो बहू थी, यानी सुनेत्रा पवार, वो भी सुनने को तैयार नहीं है चचिया ससुर की। अच्छा, तेजस्वी यादव कहाँ है? क्या हालत हुई है बिहार के चुनाव में? या अरविंद केजरीवाल कहाँ है? अरविंद केजरीवाल की भी बुरी तरह हार हो चुकी है। यही हाल ममता बनर्जी का हो गया है। अभी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। केरल में केवल इसलिए जीती है कि 10 साल से वहां वामपंथियों का शासन था, लोग उकता चुके थे, कोई तीसरा विकल्प नहीं था, तो चलो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को वोट दे देते हैं। तो इंडी अलायंस सिर्फ कहने को बचा हुआ है। और आप सही कह रही हैं, जो ममता बनर्जी वामपंथियों को और कांग्रेस को घास डालने को तैयार नहीं थी जब तक सत्ता में थी, ना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कोशिश की थी कि गठबंधन कर लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक तो मालदा की सीट और एक बहरामपुर वाली जो अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है जो 2019 में जीती थी, इन 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ लें, बाकी 40 सीटों पर तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस केवल 2 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तो फिर 42 की 42 पर कैंडिडेट, और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए यूसुफ पठान को ले आई गुजरात से, और उसको हरवा दिया। वामपंथियों को तो ये चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं थी कभी भी, ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में। उनके साथ मीटिंग में भी बैठने को तैयार नहीं हुआ करती थी। आज कह रही है कि जो अति कम्युनिस्ट हैं, यानी माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, उनके साथ भी हम पैक्ट करने को तैयार हैं और बातचीत करने को तैयार हैं, उनको भी साथ लेकर चलने को तैयार है। तो हद हो गई। यानी फ्रस्ट्रेशन की सीमा ये पहुंच गई है कि आप किसी को भी साथ लेने को तैयार है, लेकिन कोई आपके साथ आने को तैयार है क्या? आज की हालत तो ये है कि कोई अब ममता बनर्जी को ही चिमटे से छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या बची है? जो हाल किया है मतदाताओं ने, और मजेदार बात यह है, खुद की सीट दोनों बार हारी है। नंदीग्राम में 2021 में इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के सामने हारी, और 2026 में भवानीपुर में। ये नंदीग्राम में 2021 में उछल उछल करके गई थी कि मैं शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में हराऊंगी। इस बार वो कूदते फांदते हुए भवानीपुर पहुंच गए कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हें हराऊंगा।
तो हिसाब बराबर कर दिया उन्होंने और 15,000 वोटों के अंतर से हारी हैं। तो जो थोड़े बहुत शर्मदार होते हैं ना, जो थोड़ा नैतिकता की राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं, वो तो ऐसी करारी शिकस्त पर शर्मसार होकर के अपने घर में बैठ जाते हैं, शक्ल नहीं दिखाते। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे सत्ता से बाहर हुए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वो कभी सार्वजनिक मंचों पर आए नहीं। 2000 में ज्योति बसु पद से हटे थे स्वास्थ्य कारणों से, फिर वो कभी सार्वजनिक मंचों पर उस तरीके से दिखाई नहीं दिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2011 तक रहे, 2018 या 19 में किसी मंच पर दिखाई दिए थे और वो भी ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी, मास्क वगैरह लगा हुआ था, बीमार थे, और उसके कुछ समय बाद जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं रहे थे। तो आमतौर पर जो इतने लंबे शासन के बाद मतदाताओं के द्वारा इस तरीके से ठुकराए जाते हैं, वो पता नहीं किस मुंह से ये कहते हैं कि साहब अब मैं पूरे भारत का दौरा करूंगी और सारे इंडिया अलायंस को इकट्ठा करूंगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबकी दुश्मन है और सब इकट्ठा हो जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकाएक सबकी दुश्मन तब आपको दिखाई दी जब आपको सत्ता से बेदखल कर दिया बीजेपी ने। इससे पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तब तो आपको लग रहा था कि मैं सबसे पावरफुल हूं और मुझे जरूरत क्या है बाकी दलों की। दुनिया भर के नखरे दिखाती थी। राहुल गांधी के बारे में भी इन्होंने टिप्पणियां की थी कि आधे समय तो ये विदेशों में रहते हैं, ये क्या इंडिया अलायंस को या विपक्ष को लीड करेंगे। तो अब लेकिन ममता को लगता है कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैं तो लीड कर सकती हूँ, लेकिन कोई और आपकी लीडरशिप मानने को, स्वीकार करने को तैयार है क्या? बिल्कुल सर, सवाल तो यही है कि कोई आपको लीडर मानने को तैयार है। अब तो ममता ने सर ये स्टेटमेंट भी तो दिया था कि मैं तो दिल्ली पर चढ़ाई करूंगी क्योंकि अब तो मेरे पास बहुत टाइम है। पर सर टीएमसी के जो नेता हैं, जैसे अब उनका एक दमकल मंत्री हुआ करता था जो बताया जाता है कि एग रोल बेचता था, फिर मंत्री बन गया, उसने नगर निगम में भर्तियों के नाम पर बड़े घोटाले किए और कुछ सालों में 1000 करोड़ की संपत्ति बना ली, वो गिरफ्तार हो गया। बहुत सारे टीएमसी के सांसद जो हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं, बहुत सारे इनके विधायक हैं जो पाला बदलने को तैयार हैं। तो वैसी छिन भिन हो गई ये पूरी की पूरी टीएमसी। और जिस तरह से हथियारों का जखीरा इनके नेताओं के घरों से, बेसमेंट से, छत से मिल रहा है सर, तो क्या ये माना जाए कि ये कोई बड़ा हमला करना चाहते थे, बड़ा धमाका करना चाहते थे चुनाव के बाद? आपने सुजीत बोस का जिक्र किया है, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। सुजीत बोस जो है ये दमदम नगर पालिका में उपाध्यक्ष हुआ करते थे 2010 से 2021 तक। और ये जो घोटाला हुआ था 150 लोगों की अवैध भर्तियों का, ये 2014 और 2018 के बीच में हुआ था, 4 साल में। उनसे लालू की तर्ज पर कैश भी लिया गया और फ्लैट्स भी उनसे लिखवा लिए गए। ये लगभग लालू जैसा ही मामला है। और जिस जिस मंत्रालय में आप झांकेंगे, जिस जिस मंत्रालय में आप जांच बैठाएंगे, पड़ताल करेंगे, फाइलों को उल्टे पलटेंगे, हर जगह आपको यही सब मिलेंगे। पार्थ चटर्जी को भूल गए क्या? अनुव्रत मंडल को भूल गए क्या? पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र के यहाँ से, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से 53 करोड़ रुपए का कैश और स्वर्ण आभूषण की और हीरे जवाहरात के ढेर मिले थे। तो ममता बनर्जी के समय में इनके जितने लग्गे भग्गे थे, आसपास के लोग थे, वो सब दोनों हाथों से लूट रहे थे। और अभी तो एक आदेश और हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार की नई सरकार के द्वारा। उसमें कहा गया है अधिसूचना में कि इमीडिएट प्रभाव से जितने भी अलग अलग मंत्रालयों के अधीन बोर्ड हैं, निगम हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, या उनमें जो सेवा विस्तार पाए हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जा रहा है।
तो ये मलाईदार विभागों में बैठा रखे थे अपने टीएमसी के कार्यकर्ता, कैडर के कार्यकर्ता, उन सबको शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सड़क पर ला दिया है। तो अभी तो अंजू जी ये शुरुआत है। जो दूसरा आपने सवाल किया है कि जो टीएमसी से जुड़े हुए लोगों या नेताओं के यहाँ या कार्यकर्ताओं के यहाँ से जो जखीरे मिल रहे हैं हथियारों के, तो ये तो अब सर्वविदित है और प्रमाणित है कि ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव लड़ती थी और जीतती थी, किस तरीके से सरकार में आती थी वापस। तो ये तो किसी से दबा छिपा नहीं है। और सबसे ज्यादा पेट में दर्द एसआईआर का ममता बनर्जी के पेट में ही क्यों हुआ? भाई 12 और राज्यों में भी तो एसआईआर हुआ है, 12 और राज्यों में भी सीईओ थे, लेकिन मनोज अग्रवाल को छोड़ करके किसी को Z+ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ी और कोई सुप्रीम कोर्ट तक भाग करके नहीं गया कि साहब हमारे यहाँ तो अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी ही काला चोंगा पहन करके, काला एक शॉल ओढ़ करके और सीजेआई से बहस करने के लिए पहुंच गई थी। और पहले अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के यहाँ गए थे 12 सांसदों को लेकर के, 11 सांसदों को लेकर के। उसके चौथे दिन ममता बनर्जी पहुंच गई फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से बहस करने के लिए। उन्होंने 7 मिनट में ही कह दिया कि आप बाहर जाइए, आपका बोलने का और जो टोन है आपका वो ठीक नहीं है। तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं तो ज्ञानेश कुमार का रुतबा अब तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं उन सबसे ऊपर रखता हूं। ये टीएन सेशन, वीएन सेशन सब उनके सामने बोने हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया है और जिस तरीके से चुनाव से पहले वहां हिंसा होती थी, लोगों को मार डाला जाता था, घरों को लूट लिया जाता था, माँ बहन बेटियों की अस्मत पर हाथ डाले जाते थे, बीजेपी के समर्थकों के घर लूट लिए जाते थे, दुकानें लूट ली जाती थी, एक दहशत का वातावरण बना दिया जाता था। वोटिंग के दिन जिस तरीके से गुंडे लठ लेकर के और हथियार लेकर के गली के मुहाने पर बैठ जाते थे और 10-11 बजे तक किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, जब उनके वोट पड़ जाते थे तब जाकर के उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी। तो ये नंगनाच होता रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बार जितनी केंद्रीय बलों की बटालियनें तैनात की गई हैं, इतना तो कभी अतीत में कभी नहीं हुआ। तो फुल प्रूफ इंतजामों के साथ जब चुनाव हुआ तो फ्री एंड फेयर चुनाव हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ऐसे बहुत सारे लोग जो उम्र दराज भी थे, जिनकी आयु 50-50 साल हो रही थी, 45-45 साल हो रही थी, उन्होंने कैमरों पर कहा है कि हम तो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं, इससे पहले तो हमें वोट ही नहीं डालने दिया जाता था। तो ये तो हालत पश्चिम बंगाल में हो रखी थी। और सर किस मुंह से कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई या वोट चोरी हो गए। आप हाल देखिए, जब से सुरक्षा हटी है अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर और ममता के, आप देखिए क्या तमाशे हो रहे हैं वहां पर। लोगों ने तो उसको सेल्फी पॉइंट बना लिया है। लोग वहां जा जाकर कैसे उसको दुत्कार रहे हैं कि तेरे घर में खाना नहीं होगा, हम तुझको देते हैं। कितनी गुस्से में है बंगाल की जनता इनके खिलाफ सर, कि ये बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अभी पिछले 3-4 दिन से किसने देखा उसको, अभिषेक बनर्जी को, जो कहता था कि 4 मई को दोपहर बाद तो फिर डीजे बजेगा, यानी कि ये हिंदुओं को मारेंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ममता ने कहा था ना कि हिंदुओं को अपने घरों के बाहर लिखना पड़ेगा कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ये तक अनाउंसमेंट किए थे सर। तो जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी है सर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर वो जो इनका एक फर्जी वोटर था, जो एनआरसी की बात कही थी ममता बनर्जी ने, ये एसआईआर जब हो रहा था वो दौड़ गए थे। अब आप देखिए ढाका की सड़कों पर वो लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए छाती पीट रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी साजिश थी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देने की, बहुत बड़ी साजिश थी। केंद्र से 6 चिट्ठियां गृह सचिव की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को गई थी, जिसमें बाड़बंदी के लिए जो जरूरी जमीन थी उसको अधिग्रहित करके बीएसएफ को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की थी, लेकिन नहीं दी गई।
और एक बड़ा एरिया कई किलोमीटर का, करीब 27 किलोमीटर के आसपास का है, उसको खुला छोड़ दिया गया आवाजाही के लिए। तो ये सब क्या था? और घुसपैठ करने वालों को मतदाता पहचान पत्र कौन उपलब्ध करा रहा था, आधार कौन बनवा रहा था, उनके राशन कार्ड कौन बनवा रहा था, उनको रोजगार कौन दे रहा था, उनको संरक्षण देते हुए घर खरीद की या किराए पर लेने की छूट कौन सी सरकार दे रही थी? तो जिन इलाकों से भाई उत्तरी दिनाजपुर, आपका दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब जिले हैं, इन सब से घुसपैठ होती थी, जिसको हम चिकन नेक बोल देते हैं, वो दिनाजपुर, दोनों उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार की थी, बीएसएफ की थी। बीएसएफ के आपने हाथ बांध दिए थे। बीएसएफ का जवान हर 5 कदम पर तो खड़ा होगा नहीं कि कोई घुसपैठ ना कर पाए, उसके लिए बाड़बंदी जरूरी होती है। अब कैसे वो फैसला हो गया? शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट की पहली बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये फैसला हो गया। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि 45 दिन के भीतर आप सारी औपचारिकताएं पूरी करें, जमीन को अधिग्रहित करके बीएसएफ के हवाले करें। तो अब कैसे ये काम हो जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे, वैसे तो ये संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात करते हैं, लेकिन जो बीएनएस कानून बना था उसको क्यों नहीं लागू किया गया पश्चिम बंगाल में? केंद्र सरकार के कानूनों पर आप कुंडली मार करके बैठी हुई हैं। आयुष्मान योजना को आपने लागू नहीं होने दिया। किसानों को जो सारे देश में हर चौथे महीने 2,000 रुपया मिलता है और साल भर में 6,000 रुपया मिलता है, वो पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा था। ऐसी अनेक योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, वो भी लागू नहीं होने दी थी। ये सारी चीजें अब लागू हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैसले अब यहाँ लागू हो पाएंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को 370 लगा करके तमाम केंद्रीय योजनाओं से महरूम कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था वहां के नागरिकों को, और 370 हटाए जाने के बाद, 35 से हटाए जाने के बाद वो सारी योजनाएं लागू हुई और वहां के लोगों में अब संतुष्टि है का भाव है, वो खुश हैं कि कम से कम हम अब उन सारे केंद्र की योजनाएं हैं उनके लाभार्थी हो गए हैं, हमारे परिवारों को उसका फायदा मिल रहा है जिनसे हमें वंचित किया गया था। तो वही ये स्वतंत्र टापू बना दिए गए हैं देश के भीतर जगह जगह। तो ये सारी चीजें, और जहां तक ये हिंदुओं की एकजुटता का प्रश्न है, देखिए हर चीज की एक सीमा होती है, एक इंतहा होती है। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगे और डूबने की नौबत आ जाए तो फिर आदमी हाथ पैर मारता ही है। जहां तक ढाका की सड़कों पर इनके समर्थन में प्रदर्शनों का प्रश्न है, और आज जो वहां के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके कोई एक सलाहकार हैं, उन्होंने भी मुंह खोला है। उन्होंने कहा है कि जो सीमा पर फायरिंग में बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर लेगा भाई? रोक ले उनको। अगर वो मुंह उठा करके दूसरे देश में घुसेंगे बिना वाजिब दस्तावेज के या बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, तो फिर वही हाल होगा जो हो रहा है। जो अभी तो यहां से, चूंकि 3 दिन पहले ही तो सरकार बनी है, 9 तारीख को शपथ लिया है शुभेंदु अधिकारी ने, आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं। तो जब घुसपैठियों की धरपकड़ होगी, उनकी पहचान की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, उन पर अभियोग चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा उनको बांग्लादेश की सीमा में धकेला जाएगा, दूसरे अंदाज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा उधर, तो उनको चुगते फिरेंगे ये लोग। तो अभी तो इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। तो ये जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना लेकर के कुछ बैठे थे, वहां जमात के भी एक कोई नूरुल हुदा करके नेता है, उसका बयान आया था कि ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको पश्चिम बंगाल को आजाद
पश्चिम बंगाल घोषित कर देना चाहिए, दिल्ली से विद्रोह कर देना चाहिए। मतलब इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों को, क्योंकि इन सबको पता है अंजू जी कि अब क्या होने वाला है। इनकी जितनी साजिशें थी, जो नेक्सस चल रहा था एक्चुअल में, वो अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। और एक बहुत बड़ी जो साजिश रची जा रही थी कि पश्चिम बंगाल को पूरा डिस्टेबलाइज करो, मणिपुर में, सिक्किम में, दूसरी जगहों पर जो इंसर्जेंसी है, जो अलगाववादी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनको सक्रिय करो और एक क्रिश्चियन कंट्री जो है वो स्थापित करो किसी तरीके से। जो डीप स्टेट और अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी, अब आप देखिए विधाता जो है वो कभी कभी अपने स्तर पर ही लोगों को कैसे बुद्धि देता है, कैसे उसको अक्ल बख्शता है। आप पूर्वोत्तर के जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं उनको देखिए, तो लगभग सभी जगह भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगियों की सरकार आ गई है। असम जो वहां का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, उसमें फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। पश्चिम बंगाल, जिसके जरिए पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने की एक षड्यंत्र रची जा रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और वहां से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका वहां की पब्लिक ने। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि 3 स्टेट जिनके नतीजे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। पहला हरियाणा, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार ना बनती और कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो जो पंजाब से उत्पाती हैं आम आदमी पार्टी की शह पर, कांग्रेस की शह पर, वो वहां से भर भर करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली पहुंचते। हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं था उनको। वो दिल्ली में रोज उत्पात मचाते, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उनको प्रमुखता से कवर करता और पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करने की मुहिम यहां से चलती। नंबर 2, अगर महाराष्ट्र जो कैपिटल मानी जाती है आर्थिक तौर पर, वहां अगर बीजेपी की सरकार ना आकर के कांग्रेस और इनकी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की सरकार बन जाती, तो इनको प्राणवायु मिल जाती, आर्थिक स्रोत इनके खुल जाते, राजस्व वहां से ये खूब इकट्ठा करते और फिर केंद्र सरकार की नाक में दम करके रखते। और तीसरा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य अंतरराष्ट्रीय साजिशों के घेरे में थे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। अब ये देखिए कि नीचे असम से लेकर के फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, बिहार में सम्राट चौधरी बैठ गए, अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी आ गए। सबके रास्ते बंद हो गए हैं, उन साजिशों के तार टूट गए हैं। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस से उनके प्रवक्ता जी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोदी जी को बंगाल की जीत पर बधाई का संदेश भेजते हैं। यही नहीं सर, वो जो सर्जियो गोर है वो असम पहुंच जाता है शपथ ग्रहण समारोह में। तो सर्जियो गोर हाँ, आज गलबहियां कर रहा था हिमंता बिस्वा शर्मा से, क्योंकि इन लोगों को पता लग गया कि हमने खूब कोशिश करके देख ली भारत को लेट डाउन करने की, नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने की। भारत की जनता इंटैक्ट है, बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। अब ये एक तरीके से ट्रंप के प्रशासन का, शासन का सरेंडर है मोदी के सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि हर कोई ये सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहा था कि एम्बेसडर अमेरिका का सर्जियो गोर ये क्या कर रहा है, असम में जाकर शपथ ग्रहण समारोह में क्यों गया है, किसने न्योता दिया। तो सर वो वाकई आप सही कह रहे हैं, सरेंडर कर रहा है अमेरिका पीएम मोदी के सामने। और सर यहाँ पर तो बंगाल में तो बड़ी साजिश जो थी वो नाकाम हो गई। यहाँ के हिंदुओं ने एकजुट होकर करारा जवाब दे दिया देश विरोधी ताकतों को, ममता बनर्जी को और उनके भतीजे को। लेकिन आप ये
सोचिए कि तमिलनाडु में क्या तमाशा हो रहा है। वो जो उदयनिधि इस तरह की टीका टिप्पणियां, कैसी अभद्र टिप्पणियां उन्होंने सनातन धर्म को लेकर की थी, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी ने भुगता। उनके पिता तो हार गए, लेकिन अब वो यही हिमाकत तमिलनाडु की विधानसभा में कर रहा था। पहला सत्र बुलाया था विजय जोसेफ ने, और वहां पर खड़े होकर फिर कह रहा था कि सनातन को खत्म करना चाहिए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल रहा है ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में हल्का सा झटका लगने के बाद से सबके तिरपन कांपे हुए हैं। सबको लग रहा है कि देखो, उत्तर भारत में बस एक पंजाब बचा है, एक हिमाचल बचा है, झारखंड बचा है, बाकी तो सारे प्रदेशों में भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। ये जो यात्रा चल रही है, ये जो अश्वमेध चल रहा है, जो 2024 के पहले भाऊ ने एक किताब लिख करके कहा था, तो ये ऐसा अश्वमेध है जो दक्षिण के अब बंद दरवाजों पर भी, किलों पर भी बहुत जबरदस्त दस्तक दे रहा है। और ये जो सनातन के खिलाफ ये जहर उगलते हैं सदनों में, सदन के बाहर, ये सिर्फ और सिर्फ इनका डर बोल रहा है और कुछ नहीं है। उनको पता है कि तमिलनाडु में जितने भव्य और दिव्य मंदिर हैं, और जो हमारे भगवान राम से लेकर के कृष्ण तक उनकी जो भक्ति का भाव वहां पर है, वैसा तो देश के किसी और राज्य में है ही नहीं। बस समय की बात है। और प्रधानमंत्री ने वो सेंगोन से लेकर के और तमाम दूसरे मौकों पर, और जब अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण होना था, तब रामेश्वरम में जाकर के जो उन्होंने पूजा पाठ किया था, वो सब चीजें, और केरल में भी समय की बात है, बस 1 या 2 चुनाव, उसके बाद आप देखेंगे वहां भी क्या स्थिति होने वाली है। तो ये द्रविड़ राजनीति का तो वैसे ही सत्यानाश हो गया है। 50 साल बाद, 55 साल बाद द्रविड़ राजनीति तो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। दोनों दलों को देख लो आप, कितनी सीटें मिली हैं, एडीएमके को भी और डीएमके को भी। वो एक तीसरी ताकत आई है। अभी इनका नाच कूद देखना है कि विजय के आगे जो जोसेफ लगा हुआ है वो उसके अनुरूप बिहेव करते हैं या सबका सम्मान करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी जो पिता पुत्र स्टालिन की जो ये बयानबाजी है, जहर उगलने का जो क्रम है, वो जो चल रहा है, वो इनका भीतर का खौफ है। सर, बस मुझे यही शिकायत होती है कानून व्यवस्था से कि जब यही जहर उगला था उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान, तो आप सोचिए वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था सर, लेकिन हुआ क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हेट स्पीच के दायरे में आता है सर। और अब यही बात है वो सदन में कह रहा था, और आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो सामने उस वक्त जो नया नवेला सीएम है वो भी हाथ जोड़कर एक तरह से अनुमोदन कर रहा था। देखिए, कुछ फैसले जनता की अदालत में ही होते हैं और देर सवेर होते हैं, लेकिन जनता देखती रहती है, सब कुछ तह लगा करके रखती रहती है, और जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तो फिर वो फैसला करती है। तो शायद तमिलनाडु की नियति भी यही है जो पश्चिम बंगाल की रही है। पश्चिम बंगाल में भी कम अत्याचार नहीं सहे हैं सनातनियों ने। 321 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई हैं। केरल में भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो ये सब समय की बात है। 1-2 चुनाव थोड़ा और रुक जाइए, मुझे लगता है कि वहां भी कुदरती न्याय होगा। और बीजेपी 2 या 3 सीटों से शुरुआत करती है सर। बंगाल में भी ये हुआ था ना, 2 या 3 सीटें पिछले से पिछले चुनाव में आई, फिर 77 आ गई, अब सत्ता में आ गए। यही केरल में भी देखने को मिल रहा है, 1 या 2 सीटें वहां पर आई हैं इस बार। एक सीट तमिलनाडु में भी आई है, ओटी वाली। हाँ, तो तमिलनाडु में भी यही हुआ है, 1 या 2 या 3 सीटें आती हैं सर, उसके बाद फिर ग्राफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन सर, ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी बड़े दूल्हे बनकर शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, 5 ही तो विधायक ले देकर, वहां कोई पूछ भी नहीं रहा था सर। क्या कर रहे थे वहां पर? कांग्रेस किस तरह की राजनीति में लगी हुई है सर? डीएमके को धोखा दे दिया और तुरंत मौका लपक लिया कि सरकार में घुस जाए।
देखिए, किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ था कि कांग्रेस के 5 में से 3 क्रिश्चियन एमएलए हैं और शायद वेटिकन से कोई आदेश हुआ होगा कि जाइए शपथ समारोह में हिस्सा लीजिए। वेटिकन मतलब हो सकता है इनकी माताजी ने कहा हो कि जाकर के एक क्रिश्चियन जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। तो आसानी से कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, लेकिन आसानी से दिया नहीं है। पता ये लग रहा है कि एक तो राज्यसभा सीट मांगी गई है विजय से और 2 मंत्री पद मांगे गए हैं, यानी 5 में से 2 को मंत्री बनवाएंगे और एक किसी को राज्यसभा में भेजने का जुगाड़ तमिलनाडु से करेंगे। तो कांग्रेस तो अच्छा अपने घर में फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने केरल में। वहां जूतन बाजार हो रही है। रमेश चन्नीथला अलग, सतीशन अलग, केसी वेणुगोपाल अलग, तो उनमें रस्साकसी चल रही है। लेकिन दूसरों के शपथ समारोह में अब्दुल्ला जो है वो बेगानी शादी में पहुंचे हुए हैं और उनके चेहरे के हाव भाव देखो, उनकी आंखों में जो भाव थे वो देखो, सहमे हुए से, जैसे कोई अवांछित आदमी जाकर के चीफ मिनिस्टर के बराबर में बैठ गया हो। भाई आपका हक ही नहीं बनता है आप मंच पर जाकर के बैठो। तो अब ये राहुल गांधी का अपना स्टाइल है, अपनी राजनीति है, अपनी समझ है और शायद ये जो सो कॉल्ड समझ है इसी की वजह से तो कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई है। और सर केरल की बात आपने की, केरल में सोचिए किस तरह से अभी तक तय नहीं हो पा रहा है और केसी वेणुगोपाल को थोपने की तैयारी की जा रही है। भाई जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा उसको बना दो, वरना कर्नाटक में अपना हाल देख लो क्या हुआ था सर, वो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर आ गए थे, वहां सब भी तो यही हुआ था, चुनाव किसकी अगुवाई में लड़े और सीएम किसी और को बना दिया। तो सबक ही नहीं लेती है कांग्रेस अपने इतिहास से। मैंने इनके वो दौर देखे हैं जब सोनिया गांधी अगर किसी से नाराज हो जाती थी तो उसको नींद आनी बंद हो जाती थी। एक बार खुद नटवर सिंह ने कहीं एक किस्सा सुनाया था या अर्जुन सिंह ने खुद सुनाया था, किसी बात को लेकर के अर्जुन सिंह को सोनिया गांधी ने अपने पास बुलाना बंद कर दिया, सलाह लेना बंद कर दिया। तो ठाकुर साहब की नींद हराम हो गई। नटवर सिंह के पास पहुंचे और उनसे कहा कि यार मैडम नाराज हैं, चूंकि आप जाते रहते हैं, आप नज़दीक हैं उनके, मेरी किसी तरीके से आप बस टेलीफोन पर बात करा दो तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये था जलवा एक टाइम में इनका। आज इनका पानी उतर चुका है। कोई प्रदेश में अगर बाय डिफॉल्ट किसी और वजह से पार्टी सत्ता में आ भी जाए, जनादेश मिल भी जाए, तो मुख्यमंत्री तय नहीं होता, उसके लिए सिर्फ फुटबॉल होती है। जो 10 जनपद चाहता, 10 जनपद में भी फूट है, भाई बहन में भी मतांतर है, माँ और बेटे में भी मतभेद रहते हैं। लेकिन अगर कुछ कह भी दिया जाए यहाँ से कि इसको मुख्यमंत्री चुन लो, तो उसको मान लिया मुख्यमंत्री चुन भी लिया किसी ने, तो 5 साल तक उसको चैन से सत्ता चलाने नहीं देते हैं पार्टी के भीतर के लोग ही। और फिर 5 साल के भीतर वही नौबत आती है कि लोग इनको बस पीछे से मार करके बाहर फेंक देते हैं। तो यही हाल इस समय केरल में हमें दिखाई दे रहा है। सर मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस तो मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बन गई ना। आप इनके जो जीते हैं 1-2 वहां पर पश्चिम बंगाल में, वो भी मुसलमान कैंडिडेट है। ममता बनर्जी की पार्टी में मैक्सिमम मुसलमान जीते, एक आध हिंदू जीता होगा। और तमिलनाडु का आपने बता दिया 3, तो वहां पर क्रिप्टो क्रिश्चियन आ गए हैं चुनाव जीतकर। तो आप सोचिए किसकी पार्टी बनती जा रही है, कांग्रेस पार्टी। तो जिनकी पार्टी बनती जा रही है सर, उनके तार तो दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। कहाँ से फंडिंग होती है, कौन उनको गाइड करता है, ये तो बातें धीरे धीरे करके सामने ही आएंगी ना। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर तो बेगानी शादी में, जैसे आपने कहा, अब्दुल्ला दीवाना बनकर मंच पर बैठा था सजा धजा। अरे अपना मंच भी सजा लो, केरल में जाकर बना लो जिसको बनाना है। लेकिन आप सोचिए कितनी दुर्गति हो चुकी है इस वक्त कांग्रेस के हाई कमान की, कि उनकी पसंद के बंदे को वहां के लोग सीएम बनाने को भी राजी नहीं है सर।
और यहाँ के कांग्रेसी चाहते हैं, जो कांग्रेस ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो दुखी हैं केसी वेणुगोपाल से, कि ये किसी तरीके से केरल जाए, लेकिन केरल वाले इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। सर, आप क्यों हरियाणा के जख्म हरे कर रहे हैं इनके? हरियाणा में कैसी इनकी बेइज्जती हुई थी, कैसे टिकट दिया गया है, उसके बाद से आप सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तुरंत वापस जाए, केरला जाए, वहीं की राजनीति करें। लेकिन चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये सही है सर कि ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है उनका। पता नहीं घर से बाहर भी आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी, क्योंकि घर के बाहर तो भीड़ लगी हुई है आजकल सर। बार बार लोग जा जाकर उनको इतना सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। तो बुआ भतीजे का जीना तो वहां की जनता ने मुहाल कर दिया है। देखते हैं वहां पर और किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।